बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने इम्पोर्टेंस पढ़नी है मियोसिस की। इससे पहले लेक्चर्स में हम माइटोसिस को और मियोसिस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तो इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी आपको। दो पॉइंट्स हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी मेंटेनेंस ऑफ नंबर of chromosomes in next generation। क्रोमोसोम को नेक्स्ट जनरेशन में उनकी तादाद को मेंटेन करना, बरकरार रखना, इसको आप कहते हैं मेंटेनेंस। दो वर्ड, एक है मेंटेन रखना, एक होता है कांस्टेंट रखना। कांस्टेंट रखने में और मेंटेन रखने में फ़र्क है। कांस्टेंट रखने का मतलब ये होगा कि जो पेरेंट सेल डिवाइड करता जा रहा है, अगले जितने भी डॉटर सेल बनेंगे उनमें तादाद क्रोमोसोम की सेम रहे। माइटोसिस में जैसे कि होता है वो कांस्टेंट रखती है, तादाद बराबर रहती जाएगी। अगर मेंटेनेंस की बात है तो इसका मतलब है कि अगली जो जनरेशन बाकायदा बनेगी उसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट जितनी हो, दरमियान में चाहे सेल जो हैं वो हाफ क्रोमोसोम वाले बने या कम क्रोमोसोम वाले बने। अब यहाँ पे मेंटेनेंस को मैं आपको एक कॉमन सी बात से समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मसलन एक सेल है 46 क्रोमोसोम वाला मेल का, इधर यहाँ पे फीमेल का एक सेल है सोमैटिक सेल 46 क्रोमोसोम वाला। अगर तो ये माइटोसिस के ज़रिए से बनाए आगे स्पर्म्स, यानी कि ये बनाए स्पर्म्स बनाए, मैं एक ही शो कर देता हूँ, दो के बजाय आपको एक शो कर देते हैं। तो स्पर्म बने मसलन 46 क्रोमोसोम वाले और यहाँ एग बने 46 क्रोमोसोम वाले। तो जब आपस में ये कंबाइन होंगे, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सोमैटिक सेल से जर्म सेल यानी स्पर्म और एग माइटोसिस के ज़रिए से बने, क्रोमोसोम सेम रहें, तो फिर जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 40-40 मिलके तो 92 क्रोमोसोम बनाएंगे, 92। एक क्रोमोसोम से स्पीशीज चेंज हो सकती है, मुकम्मल उसकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है। जैसे कि 48 क्रोमोसोम होते हैं बंदर में और इंसान के 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ के लिए क्रोमोसोम कांस्टेंट एक मिकदार है, तो ये 92 हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हुआ क्या, यहाँ हुई मियोसिस, एग बनने में भी और स्पर्म बनने में भी मियोसिस हुई। इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। अब ये मिले, फर्टिलाइजेशन हुई और जो अगला जाइगोट बना उसमें थे 46 क्रोमोसोम। अब आगे माइटोसिस बेशक होती जाए, क्रोमोसोम 40 ही रहेंगे। ये है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी कि मेंटेन करने में और कांस्टेंट रखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर प्लांट का लाइफ साइकिल देखें तो उसमें एक अमल होता है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 10th क्लास का ये टॉपिक है जो आपने 14th चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। लेकिन इसको यहाँ पे समझ लें, अल्टर का मतलब होता है तब्दील कर देना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है जिसमें दो नस्लें तब्दील हो रही हैं। दो किस्म की नस्लें होती हैं, दो किस्म की जनरेशन होती हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में। एक होता है गैमीटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर जनरेटिंग या स्पोर फार्मिंग जनरेशन, जबकि गैमीटोफाइट है गैमीट फार्मिंग जनरेशन। इसमें गैमीट्स बनते हैं वो गैमीटोफाइट, इसमें स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की बात समझने के स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जबकि गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड कर रही होती है, खुराक के लिए भी रहने के लिए भी। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड होती है और जो गैमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड होती है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। तो किस तरह से ये चेंज होते हैं हमारे पास है। सबसे पहले स्पोरोफाइट हम कहते हैं, ये स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड है। यहाँ अमल होता है मियोसिस का, पहले ही यहाँ पे अमल किसी होना है मियोसिस का, और मियोसिस के बाद यहाँ पे बनेगी जी स्पोर्स बनेंगे, और मियोसिस के बाद स्पोर बने तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो याद रखिए किसी भी चीज़ में जो हैप्लॉइड है, कोई भी सेल जो हैप्लॉइड है उसमें कभी भी मियोसिस नहीं हो सकती, वो हमेशा माइटोसिस करेगा। तो स्पोर्स यहाँ माइटोसिस का अमल करते हैं और माइटोसिस के बाद ये बना देते हैं यहाँ पे गैमीटोफाइट,
यानी कि स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट जनरेट करनी है, और गैमेटोफाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। गैमेटोफाइट ने दो किस्म के गैमीट बनाने हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। चूंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो इसमें तो होनी ही माइटोसिस है, तो जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने ही इनकी गैमीट्स में क्रोमोसोम रहेंगे, मेल और फीमेल गैमीट में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है, प्लांट्स में जो गैमीट फॉर्मेशन है वो माइटोसिस से होती है, जबकि स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस से होती है। एनिमल्स में गैमीट्स जो हैं वो मियोसिस के जरिए से बनते हैं। तो ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और इनके मिलने से यहाँ पे बनता है जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड। अब दोबारा इसमें माइटोसिस का अमल होता है और दोबारा ये आगे स्पोरोफाइट बना देती है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मियोसिस के जरिए से हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का अगला हिस्सा जो है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस होती हैं सेकंड नंबर पे नेक्स्ट जनरेशन में। वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन होते हैं तगय्युरात, तब्दीलियाँ, वेरी करना, किसी चीज़ में तब्दीली आ जाना, वो वेरिएशन है। वेरिएशंस मियोसिस के जरिए से होती हैं। माइटोसिस में आपने देखा किसी किस्म की क्रॉसिंग ओवर, कोई कयाज़मेटा ईटीसी कुछ नहीं था, जबकि मियोसिस में ड्यूरिंग प्रोफेज ये अमल होता है पैकाटीन में जाके, या पैकानीमा उस फेज़ को कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर का अमल होगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अपने सेगमेंट्स चेंज करते हैं, और जीन, जाहिर सी बात है वो सेगमेंट वहाँ पे जीन थे, वो जीन अल्टर होते हैं, वो जीन चेंज हो जाते हैं, यही वेरिएशंस आती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर ही वो चीज़ है जो अगली नस्ल में तगय्युरात पैदा करती है। तो एक ही वालिदैन के हमें जो औलाद है वो एक जैसी, सिबलिंग्स एक दूसरे से अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, उनकी शक्लें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तब्दील होती हैं, वालिदैन से इवन मुख्तलिफ होती हैं। तो वो सारा का सारा अमल जो है वो क्रॉसिंग ओवर का है। इसकी इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है कि जो कोई भी बीमारी, ऐसी जेनेटिक डिजीज़ स्पेशली जो है वो अगर एक ख़ानदान में एक ही जनरेशन में अगर वो फैल गई है तो बाज़ को होगी, बाज़ उससे बच जाएंगे। मसलन एक ही जेनेटिक डिजीज़ जो है वो एक वालिदैन से औलाद में जब मुंतकिल होती है तो सारी औलाद को नहीं, किसी को होगी, कोई बच जाएंगे। तो जिनमें यानी कि वो जीन तब्दील हो चुके होंगे, थोड़े से वेरिएट हो चुके होंगे, उनमें वो बीमारी नहीं होगी। तो यानी आप ये कहेंगे कि इक्वली वल्नरेबल नहीं होते किसी भी डिजीज़ के लिए, ससेप्टिबल नहीं होते, सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं किसी माहौल में, इन्वायरमेंट में अडॉप्टेशंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सर्वाइवल चांसेस वेरिएशंस की वजह से। ये दोनों इंपॉर्टेंस है मियोसिस की। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है एरर्स इन मियोसिस। एरर्स किस तरह के आते हैं यहाँ पे आप समझेंगे। क्रोमोसोम की तादाद जो है ना बेटा, इसमें डिस्टिंक्शन सही तरह से नहीं होती। ये मसलन एक हमारे पास सेल है, ये मियोसिस 1 करेगा, 2 सेल बनाएगा। इनसे आगे मियोसिस 2 का अमल होगा, 2 सेल बनाएंगे, ऐसे। डिसजंक्शन का अमल, डिसजंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज, जो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होना और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेट होना, वो कहलाता है डिसजंक्शन। अगर वो नॉर्मल ना हो, वो इक्वल ना हो, सही अमल से वो ना हो, तो वो कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। वो एनाफेज 1 में भी होगा, एनाफेज 1 में उसे बोलेंगे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एनाफेज 2 में होगा तो बोलेंगे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे मसलन मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, हमारे पास ये इस तरह 2 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं एक सेल के अंदर। अब डिसजंक्शन मियोसिस 1 में भी हो सकती है और मियोसिस 2 में भी हो सकती है। यहाँ तक मियोसिस 1, यहाँ मियोसिस 2। अब ये सेल बनेंगे, देखते हैं नॉर्मल कौन बनता है, अब नॉर्मल कौन बनता है। मैं कहता हूँ कि ये होना ये था कि एक क्रोमोसोम इधर आता और एक क्रोमोसोम इधर चला जाता, यहाँ तक तो था ये नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा नहीं, दोनों के दोनों इधर आ गए, इसका मतलब है ये जो है ये n+1 हो गया, मतलब नॉर्मल से इजाफी, जबकि ये n-1 हो गया, इसमें क्रोमोसोम है ही नहीं सिरे से। तो ये तो इसके साथ जो इससे आगे स्पर्म बनेंगे उनमें तो क्रोमोसोम ही नहीं होंगे। क्रोमोसोम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आगे क्रोमोसोम की तादाद, यानी इसने जो फर्टिलाइज करना है आगे एग, वो मुकम्मल तौर पे क्रोमोसोम से, यानी एक पूरा जो क्रोमोसोम है या सेट है वो कम हो जाएगा उसमें। और अब यहाँ मियोसिस 2 में क्या होना था, मियोसिस 2 में अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक क्रोमोसोम होता तो एक क्रोमैटिड इधर जाता, एक क्रोमैटिड इधर आता, तो ये था नॉर्मल।
अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिफरेंट अमल है। अब ये भी हो सकता है कि ये क्रोमोसोम ऐसे पूरा इधर चला जाए, इधर ये पूरा क्रोमोसोम ऐसे चला जाए। होना तो ये था कि 1 क्रोमैटिड होने चाहिए थे, 2 क्रोमैटिड आ गए, ये भी इजाफी हो गए। और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जो हैं वो इधर आ जाए, तो ये n+2 हो जाएगा डिप्लॉइड, यानी कि सेल ही आगे डिप्लॉइड बन जाएगा, या ट्रिप्लॉइड हो सकता है और टेट्राप्लॉइड हो सकता है, सेल की तादाद बढ़ सकती है। ये डिस्टिंक्शन में मसले आते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हुई थी, अब यहाँ पे अब नॉर्मल हो गई है, ये दोनों के दोनों इसमें आ गए, ये खाली रह गए, या ये नॉर्मल रह गए, यहाँ पे कोई मसला नहीं बना, यहाँ पे मसला बन गया, ये n-1 है, नॉर्मल से भी क्रोमोसोम कम है, इनके हैं ही नहीं, नलो गैमीट बने। अब क्रोमोसोम की तादाद जो है बेटा वो हो सकती है 46 से बढ़ के वो 47 हो जाए, वो 48 हो जाए, वो 49 हो जाए, ऐसा हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं इस तरह की, जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। नॉर्मल 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम ऐसे जो हमारी बॉडी के सेल हैं, और ये 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से आखिरी 2 जो पेयर हैं वो आखिरी एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो डिटरमिन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। मेल के लिए इंसान की अगर बात करें तो 44 + XY मेल, दोनों X है, फीमेल। लेकिन अगर ऐसा हो गया ये XY है तो ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी 47 हो गए। अगर यहाँ पे X और चौथा भी X आ गया, 3 X हैं, 4 X हैं, ये 44 से 47 48 क्रोमोसोम। ये एडवर्ड सिंड्रोम वगैरह, जैकब सिंड्रोम वगैरह, टा सिंड्रोम, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल नहीं होते इसमें, यानी कि वो जो थर्ड जेंडर जिसे आप बोलते हैं वो आ जाते हैं। एक 45 वाली कंडीशन है, 45 में ये होगा कि 44 हैं प्लस X, और यहाँ पे जो गैमीट वो 0, मतलब 0 नहीं बोलते इसको, नल गैमीट बोलते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम है ही नहीं। ये 45 क्रोमोसोम है टोटल। ये टर्नर सिंड्रोम, अपेरेंटली फीमेल नज़र आती है लेकिन फर्टाइल नहीं होती, औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो ये थर्ड जेंडर इसको आप बोलते हैं। यहाँ तक डिस्टिंक्शन का अमल है या एरर्स इन मियोसिस हैं, और बाकी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपने याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।